नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आज की वीडियो सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन भाग 10 यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम करेंगे। और ये क्वेश्चंस 2025 की नेशनल लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए जीके के क्वेश्चन हैं। और ये जो वीडियो है ये हरियाणा ग्रुप डी, एचएसएससी मेन, डीएसएसबी और किसी भी लेवल के एग्जाम में जीके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 4 लोक नृत्य दिए गए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं, तो कौन सा ऐसा है जो उस राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए है, यक्षगान राजस्थान लिखा हुआ है, जो गलत है। बाकी सभी ऑप्शन राइट हैं। और यक्षगान जो है ये राजस्थान से न होकर कर्नाटक का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण पौधों का रंग पीला पड़ जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो हमें सही कूट का उपयोग करके इनका मिलान करना है। तो इसमें जो विनय पिटक है पहला, इसमें हमारा ऑप्शन होगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है ये विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। दूसरा है सूत पिटक, जो सूत पिटक है इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। उसके बाद है अभिधम पिटक, ये दर्शन से संबंधित ग्रंथ। और चौथा है महावंश पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार हमें इनका मिलान करना है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो मूंग है ये रबी की फसल नहीं है बल्कि खरीफ की है। बाकी सभी जो दलहन फसलें हैं वो रबी से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा राज्य उन राज्यों में शामिल नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। लॉर्ड डलहौजी ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ए, कर्नाटक इनमें शामिल नहीं था। डलहौजी ने नागपुर, झांसी, सतारा इन सबको हड़प की नीति के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित की गई और मुंबई में इसका पहला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रश्न नंबर 7 है, बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड है, लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 8 है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी। यानी कि जो बीएचयू है ये पहले एक कॉलेज था, हिंदू कॉलेज, तो उस समय इसकी स्थापना किसने की थी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा एनी बेसेंट ने इसको स्थापित किया था। और जो बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये मदन मोहन मालवीय ने फिर 1916 में इसको बनाया था। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, बंबई में 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होंगे उसको हम मिलाकर देखेंगे। तो इसमें पहला कुषाण देवपुत्र थे। पुलकेशिन द्वितीय ये दक्षिणापथेश्वर थे। हर्षवर्धन थे
ये शक्लो उत्तरापथनाथ यानी कि पूरे उत्तरी भारत के स्वामी थे, और समुद्रगुप्त जो है ये कविराज थे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रैयतवाड़ी मद्रास में, बिल्कुल सही है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, सही है। महलवाड़ी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, सही है। तालुकदारी मुंबई या बंबई में, ये गलत है। तालुकदारी को अवध से शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सका था? तो ये कथन जो है उदयपुर प्रशस्ति में लिखे गए स्तंभ पर, तो ये किस राजा के बारे में लिखे गए हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राजा भोज। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सर्जन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकुलुषित मनों से आनंद का भोग करे? तो ये किस राजा ने कहा गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के महान शासक थे। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और प्रयाग प्रशस्ति में जो है ये वक्तव्य लिखे गए। प्रश्न नंबर 14 है, शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान होना शहरी उष्मा द्वीप कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 है, जैव उर्वरक है, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन जो सी ऊपर लिखा गया, केरल। केरल ऐसा राज्य है जो लिंगानुपात में सर्वोच्च स्थान पर है, और वहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश राज्य में ये पहली खनिज नीति है, कब घोषित की गई? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, 29 दिसंबर 1998 को। प्रश्न नंबर 18 है, दी पॉपुलेशन बम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, पॉल आर एहरलिच के द्वारा दी पॉपुलेशन बम पुस्तक लिखी गई। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम है। बाकी जो तीनों हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट किया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम जो है ये चोल शासक थे जिन्होंने त्रिवेंद्रम में चेर शासकों को हराया और फिर पांड्य राजाओं को पराजित किया। प्रश्न नंबर 22 है, एक मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है कितने बिट्स का? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आएगा इसका, जो सी की जगह दिया गया है 48 बिट्स का। प्रश्न नंबर 23 है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? यहाँ पे युद्ध है ये, तो ये युद्ध कब लड़ा गया था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, 1576 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिन की उपाधियां धारण की थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बलबन, जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे। प्रश्न नंबर 25 है, इंटेल कोर 19 ये किसका एक प्रकार है, यानी कि किसका नाम है ये? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये एक प्रोसेसर है, कंप्यूटर का प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 26 है, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, ये सातवाहन शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया? यानी कि किस विद्वान ने भारत की जो शासन प्रणाली है उसको अर्ध संघीय कहा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केसी वहियर ने
इसमें अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता? जो नीति आयोग होता है उसमें कौन इनमें से शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, राज्यों के राज्यपाल इसमें भाग नहीं लेते या इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सभी तीनों इसमें भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है, यानी कि कौन सा संवैधानिक अंग है या जिसका संविधान में वर्णन किया गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये अनुच्छेद 280 संविधान में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? तो जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी करता है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इनमें से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 33 है, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है। प्रश्न नंबर 34 है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आईन अकबरी इसको कहा गया है। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए है, ये महाराष्ट्र जो है वो भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 36 है, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद, जिनका मूल नाम लहना था और ये दूसरे गुरु बने। प्रश्न नंबर 37 है, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी है, ये 629 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि आप चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें, और आपके एक लाइक से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और उससे हम और बेहतर जो है कंटेंट की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में आपको इस चैनल पर बहुत ही शानदार वीडियो मिलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 38 है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी है, केसरिया जो स्तूप है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आएगा यहाँ पर, यानी कि कौन सा जोड़ा इसमें गलत है, तो इसको हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन डी, यानी कि सेवाग्राम जो परियोजना है ये विनोबा भावे बिल्कुल सही है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जवाहरलाल नेहरू ये भी सही है। सहकारिता आंदोलन महात्मा गांधी ये भी राइट है, लेकिन इटावा पायलट अल्बर्ट मेयर ये जो जोड़ा है ये गलत है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, इथेनॉल का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में दो कथन दिए गए, इन पर विचार करना कि कौन सा इनमें से सही है। पहला है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, श्री अरविंद पगनड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है वित्त आयोग के बारे में, 16वां जो वित्त आयोग है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कथन दोनों सही है। प्रश्न नंबर 42 है, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम ये कब पारित किया गया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1914 में इसको पास किया गया। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी एक लाभकारी कीट नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए है, हेलिकोवर्पा आरमगेरी, ये नुकसानदायक है। प्रश्न नंबर 44 है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यानी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया,
तो उस विभाजन का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन इनमें से शुरू किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी आंदोलन था वो प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 45 है, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी है, पट्टाभी सीतारामैया, जिनको गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किया था और 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है इस चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न नंबर 46 है, निम्न में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी? यानी कि जो आजाद हिंद सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, तो कौन से देश ने उनकी सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया ने उनको मान्यता नहीं दी। फिलीपींस, इटली और जर्मनी इन्होंने मान्यता दी थी और कुल 9 देशों ने उनकी सरकार को मान्यता दी थी, ये आप याद रखना। प्रश्न नंबर 47 है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 में पहला है जाट विद्रोह। तो इसमें हमारा जो फोर्थ है 1675 में यह प्रारंभ हुआ। दूसरा है बुंदेला विद्रोह, ये 1672 में हुआ। सतनामी विद्रोह ये 1669 में हुआ और सिख विद्रोह की शुरुआत 1554 से प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 48 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन, जो 1929 में हुआ और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये आप याद रखना। प्रश्न नंबर 49 है, इसमें 3 कथन दिए गए हैं। लाहौर की संधि जो 1846 में सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, तो उस संधि के बारे में एक कथन है। तो कौन सा कथन इसमें से सही है वो हमें बताना है। पहला, महाराज ने सतलुज नदी के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, सतलुज और ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर महाराज ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया, ये भी सही है। तीसरा है, अंग्रेजी सेना सिख राज्य से नहीं गुजर सकती थी, ये गलत है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 50 है और आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों, आपसे फिर से एक अपील है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और कमेंट में क्वेश्चंस के बारे में आपकी क्या राय है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस तरह के अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज का लास्ट जो प्रश्न है उसमें हमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा पहला इक्ता, ये एक भाग होता है भूमि का। महरोसा, ये राज्य प्रशासन के अधीन जो भूमि होती थी उसको कहा जाता था। खालिसा, ये केंद्रीय राजस्व जिस भूमि से वसूला जाता था उसको खालिसा कहते थे। और चौथा ऑप्शन है सिख। सिख का मतलब है संरक्षित नगर जिनका प्रमुख सिकदार होता था। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। धन्यवाद।